कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर जो अपडेट सामने आ रहा है, आपको बता दें 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस दरमियान कई ऐसे पहलू सामने आए जिसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है। 2 ऐसी चीज है जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहला था बायोलॉजिकल स्वैब, यानी पीड़िता के पास से जो भी फॉरेंसिक टीम ने जांच की थी और जो भी सीमेन वहां से कलेक्ट किए थे, उसे लेकर कोर्ट में क्या कुछ कहा गया। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर बात करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले जो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया और वह डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी होता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी। इस दरमियान कोर्ट ने कई ऐसे संगीन सवाल पूछे थे जिसमें कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था, जो कोलकाता पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं सीबीआई से भी कई ऐसे तीखे सवाल किए गए थे जिसमें उनका भी जवाब सही से नहीं दिया गया था। अब बताते हैं आखिर बायोलॉजिकल स्वैब को लेकर क्या कुछ हुआ था। दरअसल बायोलॉजिकल स्वैब जो होता है वह उस सेमिनार हॉल में जैसे डेड बॉडी पड़ी थी, पीड़िता डॉक्टर की, तो फॉरेंसिक टीम आई होगी, जांच पड़ताल की होगी। इसके बाद वहां से सारे एविडेंस जो भी उन्होंने कलेक्ट किया होगा और इससे आगे की जांच के लिए अपने साथ ले गए होंगे। लेकिन कोर्ट ने यहाँ बड़ी लापरवाही पकड़ी है, जिसे एक वकील ने सामने लाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीमेन होता है, वेजाइनल स्वैप होती है, जिससे डीएनए मैच किया जाना चाहिए, जिससे कई ऐसी चीज़ों का मिलान हो सकता था। वह सीमेन को रखने के लिए पर्टिकुलर डिग्री ज़रूरी होती है, यानी वह पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पर ही वह चीज़ें रखी जाती थी। लेकिन जिस तरह से कोलकाता कांड के डॉक्टर का सीमेन रखा गया था, वह कहीं ना कहीं इस जो भी कंटैमिनेशन के चांसेस है वह काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर रखने की बात हो रही थी और जो कि यह सामने आता है कि यह 4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रखी गई थी। यानी हालांकि उनका ये कहना था कि उन्होंने जो भी सीमेन था वह CFSL को ही भेजा था लैब में, लेकिन अब सीबीआई चाहती है कि वह जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी जांच के लिए फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट किया था, उसे अब वह भेजना चाहते थे एम्स के लैब में। लेकिन जिस तरह से स्वैब सीमेन के साथ सारी चीज़ें हुई होंगी, उन्हें बहुत मुमकिन है कि एविडेंस इतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। यह तो थी पहली बात। अब दूसरी कड़ी में बात करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले एक नाम का जिक्र हो रहा है। वह पेपर है चालान, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जिस पर कपिल सिब्बल से पूछा गया था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को चालान सौंपी गई थी। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद कपिल सिब्बल लगातार अपने पेपर ढूंढने लगते हैं और वह कहते हैं कि अगली पेशी के दौरान वह जरूर पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त उन्हें वह पेपर नहीं मिल रहा। इस पर कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा कि क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि चालान का प्रोसीजर जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है और गाइडलाइंस है, इसके तहत आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीबीआई का कहना था कि वह 5 दिन बाद इस केस में एंट्री करते हैं। बहुत मुमकिन है कि उनके एंट्री के पहले ही बहुत सी चीज़ों के साथ वहां पर छेड़छाड़ की गई होगी और जिस तरह से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, सेमिनार हॉल की जो दशा थी, इसके साथ ही रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम जिस तरह से हुआ था, तो उन्हें बहुत चांस लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी छुपाई जा रही थी जो उस हॉस्पिटल में, यानी आरजी कर हॉस्पिटल में हो रही थी। फिर भी सीबीआई से पूछा गया कि क्या आपने ये डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगा था, तो इस पर उनका कहना था कि हो सकता है कि कोलकाता हाईकोर्ट के हियरिंग के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स हमें सौंपी गई हो, इसलिए हमने आगे नहीं मांगा होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं तो हमारे सामने आने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो ये बहुत बड़ा लूपहोल है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो इस तरह से सामने आई है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली पेशी पर यह डॉक्यूमेंट्स पेश होने चाहिए। आखिर चालान क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है, ये बताते हैं। दरअसल किसी की अननेचुरल डेथ हुई है तो डिमांड की जाती है पोस्टमार्टम की, तो इस पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी साइन ज़रूरी होती है। इसके बाद ये कार्रवाई होती है और उनकी मौजूदगी में होती है। इसके बाद ये चालान का पेपर बनता है
और चालान के पेपर पर सारी चीजों का जिक्र होता है, जिस पर एकदम टॉप कॉर्नर पर लिखा होता है। पीड़िता के नाम के साथ उनके जो भी कपड़े थे, उन्होंने जो भी पहना था, अंडरगारमेंट थे, उनके साथ जो भी ब्लॉगिंग आर्टिकल, चाहे वह डायरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारी चीजों का जिक्र उस पर होना जरूरी होता है। इसके बाद वह हैंडओवर किया जाता है पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हाथ में। क्या वह डॉक्टर को पहले सौंपा गया था या बाद में सौंपा गया था, यह बड़ा सवाल कोर्ट ने उठाया है, जिसके बाद कपिल सिब्बल इस पर जवाब नहीं दे सके। हालांकि सीबीआई भी इस पर सही जवाब नहीं दे सकी, लेकिन उनका कहना था कि कोलकाता हाई कोर्ट में हियरिंग के टाइम डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए थे। आपको बता दें कि प्रोसीजर के मुताबिक जैसे ही चालान के डॉक्यूमेंट सौंपे जाते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही होती है, जिसमें 3 सीनियर डॉक्टर होते हैं और इसके साथ ही वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी सिग्नेचर होना चाहिए। इसके साथ ही वीडियोग्राफी होती है। ये तमाम चीजें होती हैं, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। हालांकि कोलकाता डॉक्टर केस में पोस्टमार्टम को भी लेकर सवाल उठाया गया, क्योंकि टाइमिंग जो थी 6:10 की आ रही थी, जो कि उस समय नहीं की जानी चाहिए। यह साफ कोर्ट का डायरेक्शन था कि सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस केस में वह भी देखने मिलता है कि लगभग शाम के 6:10 के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, जो बकायदा डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है। इसमें आपको बता दें कि पोस्टमार्टम में तमाम तरह की स्पेसिफिक का जिक्र होता है, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को सौंपा जाता है, जिसके बाद यह तमाम पहलुओं पर वह अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें वह डॉक्यूमेंट यानी स्वैब, क्लॉथ, अंडरगारमेंट्स, आर्टिकल्स उसे सील किया जाता है और डॉक्टर सील करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंप देते हैं। ये प्रोसीजर था, लेकिन इसे इस तरह से फॉलो किया गया या फिर नहीं, ये चालान पेश होगा तब पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि चाहे वह बायोलॉजिकल स्वैब हो, चालान हो, इन दोनों को लेकर जो मिस्ट्री सामने आई है, उसे लेकर कोलकाता कांड में कुछ न कुछ नई कड़ियां जुड़ती जा रही है। और जिस तरह से यह थ्योरी सामने आ रही है, हो ना हो कई ऐसे एंगल पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर कोलकाता पुलिस ने उस अस्पताल में क्या कुछ कार्रवाई की था, और इसके बाद जब सीबीआई पहुंचती है तो सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगता था, और इसके साथ ही अगर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है तो फॉरेंसिक टीम ने जो जांच किया था वह कितना सही था और कितना गलत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में वी वॉन्ट जस्टिस जरूर लिखें। आखिर कब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने लोगों को बचा पाएंगी और किस किस को बचा पाएंगी? कितने आदेशों को मिटाया और दोबारा लिखा जाएगा, कितने नामों को मिटाया जाएगा और कितनी ऐसी दीवारें तोड़ी जाएंगी जिन पर सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह कोई सामान्य हत्या और बलात्कार नहीं है, क्योंकि एक से बढ़कर एक हर रोज खुलासे हो रहे हैं। आज जिस चीज की बात करने जा रही हूँ, जिन पत्रों का, जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र हम करने जा रहे हैं, वो अपने आप में सामान्य नहीं है। वो रिवर्स इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बनाया हुआ लगता है, जिसमें जिन तमाम लोगों ने इस पत्र को तैयार किया होगा, उन तमाम लोगों ने इस बात को समझते हुए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और किस तरह से किस तक पुलिस पहुंचेगी, जो जांच है वो पहुंचेगी, उसके आधार पर उस पत्र में तमाम सबूत जानबूझ करके छोड़ते हुए और छेड़ते हुए रखे गए हैं, क्योंकि एक पत्र है एक तारीख का और एक पत्र है दूसरी तारीख का, जिनके बीच बहुत कुछ बदल चुका है और जानबूझ करके बदला गया है। और सवाल वही खड़ा होता है कि क्या कभी उस डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल पाएगा, जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि उन तमाम गुनहगारों को वो कड़ी से कड़ी सजा हो, जिससे पूरे देश में कभी किसी के मन में अगर ऐसी घटना करने का ख्याल भी आए तो उसकी रूह कांप उठे। लेकिन अभी तक जो कुछ निकल कर के सामने आ रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि इस केस के असली अपराधी कभी अपनी वह सजा नहीं पा सकेंगे जो उन्हें इस धरती पर दी जानी चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस वीडियो में आपको परत दर परत ढंग से समझाएंगे और बताएंगे कि ममता बनर्जी से लेकर के और नीचे के कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से डॉक्टर, कौन कौन से पुलिस कर्मचारी, तमाम लोग मिले हुए हैं
और सवाल वहीं आकर के अटकता है कि आखिर कब तक सीबीआई के इंटेरोगेशन रूम से ममता बनर्जी दूर रहेंगी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर दूर रहेंगे, जिन दोनों की भूमिका संदिग्ध है और संदेह के घेरे में है, क्योंकि एक ऐसा पत्र निकल कर सामने आया, एक ऐसी सूचना निकल कर के सामने आई है जिसमें तारीखें बदल दी गई हैं, जिसमें नाम बदल दिए गए हैं और जानबूझ करके ऐसे सबूत छोड़े गए हैं जिससे केस की दिशा भटक जाए और जो उसका अंतिम परिणति है वह मिल ही न पाए। इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनीट वॉइस ज्ञान। जो पहला पत्र आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें तारीख है 8 अगस्त की और कहा जा रहा है 8 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होना था उस परेड की रिहर्सल के लिए अधिकारियों की, डॉक्टर्स की तैनाती का आदेश था, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स को ग्रुप में ऐड किया गया और बताया गया कि इस समय पर आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। 9 अगस्त 5:30 बजे सुबह का रिपोर्टिंग टाइम था, जिसके लिए SSKM जो हॉस्पिटल है सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके पास में कार्यक्रम था। अब ये ऑर्डर है जो सामान्य है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें सब चीज़ें प्रिंटेड है, सब चीज़ें सील्ड है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है उससे। लेकिन उसके बाद एक और पत्र निकल कर के सामने आया जो उस पत्र की एक रिवाइज्ड कॉपी कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 8 अगस्त के आदेश को वापस ले लिया गया है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, 8 अगस्त का आदेश वापस हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। कई बार सरकारी महकमे में ऐसा होता है, लेकिन अब जो 6 अगस्त का आपको ये पत्र दिखाई दे रहा है, इसको गंभीरता से देखिए और इसमें जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे क्या नज़र आता है। जो हमने आपसे शुरू में कहा था कि सब कुछ बदल दिया गया है और जानबूझकर के बारीकी से ऐसे सबूत उसमें छोड़े गए हैं ताकि केस की दिशा भटक जाए। सबसे पहली बात, आखिर पेन से क्या ज़रूरत थी एक सरकारी आदेश को लिखने की, जिसमें माना जाता है कि जो कुछ हो वो प्रिंटेड हो और उसके ऊपर सिर्फ कलम से हो तो केवल हस्ताक्षर और मुहर लगी हो, जिससे ये वेरीफाई किया जा सके कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें पेन से तारीख डाली गई और तारीख बैक डेट कर दी गई है। 8 अगस्त के आदेश को 6 अगस्त का आदेश बना दिया गया। मेमो नंबर को बदल दिया गया, जिससे पता चलता है कि ये कौन सा आदेश है, कौन सी चीज़ है, इसमें क्या आया है बैक डेट के ऑर्डर में। आइए जानते हैं। इसमें 3 ट्रेनिंग डॉक्टर्स की तैनाती की बात की जाती है, उन तमाम सीनियर डॉक्टर्स की जगह पर जिनको SSKM में जाकर के, उसके पास में जाकर के स्वतंत्रता दिवस की परेड के लिए तैयारी करनी थी। आप कहेंगे अब इसका क्या संबंध है। इस केस में यहाँ से संबंध आपको निकल के सामने आएगा और जब मैं नाम बताऊं तब आपको पूरी तस्वीर स्पष्ट रूप से समझ में आनी शुरू होगी। सबसे पहले बात करते हैं, इन सब की तैनाती के लिए एक नया रास्ता अपनाया जाता है। SSKM में काम करने वाले तीनों डॉक्टर्स होते हैं जिनकी तैनाती की जाती है, जिनके नाम मैं आगे बताऊंगी। आपको बता दें, SSKM से काफ़ी दूर पर आरजीकर हॉस्पिटल है। उनका रिपोर्टिंग टाइम वहां पर बताया जाता है कि आपको 5:30 बजे आरजीकर में रिपोर्ट करना है और वहां से वापस SSKM के पास में मौजूद ऐसी जगह पर जाना है जहां पर स्वतंत्रता दिवस की परेड के लिए रिहर्सल किया जाना है। कोई भी सामान्य सरकारी विभागों में लीपापोती चलती है, ये सबको पता होता है, लेकिन कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति कहेगा कि जब जो SSKM हॉस्पिटल है उससे उनको 200-500 मीटर की दूरी पर स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल के लिए जाना है, तो उसको आरजीकर क्यों भेजा गया रिपोर्ट करने के लिए और उसके बाद वापस वहां से काफ़ी दूर रिहर्सल के लिए जाना है। जानबूझ करके ऐसा किया गया। ऐसा क्यों किया गया उसका भी जवाब आपको आगे मिलेगा जब आप नाम सुनेंगे। अब नाम सुनिए डॉक्टर सौत्रिक रे। सबसे पहला नाम जिस डॉक्टर को यहाँ पर तैनात किया गया, यह पुत्र है, सुपुत्र हैं वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांत रॉय के, जो TMC के वरिष्ठ नेता हैं। ये पहला नाम है। दूसरा नाम डॉक्टर अवीक डे, जो खुद TMC की स्टूडेंट विंग के नेता हैं, जिनको बाद में यहाँ से निकाला गया और इन्हीं की वह तस्वीर थी जो अभी आप तस्वीर देख लीजिए, जिसको लेकर के उस पीड़िता की माता पिता ने सवाल उठाए थे
कि एक लाल रंग की शर्ट पहने हुआ व्यक्ति था जो कुछ कर रहा था। इनको बुलाया गया कि यह पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट हैं, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट हैं, सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, जबकि इनकी जो विशेषताएं हैं वो जिस विभाग में काम करते हैं उसका दूर दूर से लेना देना किसी भी रूप में इन तमाम चीज़ों से नहीं है। अब इनको वहाँ पर बुलाया जाता है कि यहाँ पर आइए रिपोर्ट करने। तीसरा नाम डॉक्टर सौरभ पॉल, जो खुद टीएमसी लीडर हैं स्टूडेंट विंग के, और वह भी डॉक्टर संदीप घोष के करीबी हैं। अब इन तीनों नामों को देख करके आपको क्या समझ में आता है? यह तमाम तीनों नाम और इनके साथ में आप लेटर में देखिए, इनके साथ में इनके मोबाइल नंबर्स लिखे गए हैं जो कि सामान्य नहीं है। इस पत्र में बहुत कुछ ऐसा है जो असामान्य है, और असामान्य क्यों किया गया यह अपने आप में प्रश्न है। पुलिस इस पर कुछ बात नहीं कर रही है कि यह पत्र सत्य है, असत्य है, क्या नहीं है, इन लोगों की तैनाती हुई थी कि नहीं हुई थी। अब इसमें बात क्या आती है, क्यों चर्चा करनी पड़ रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ और ऐसे नामों की चर्चा है, और स्पेशली डॉक्टर अवीक डे की चर्चा है कि बहुत संभावना है कि वो तमाम लोग उस दिन, उस घटना के दिन वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जानबूझ करके बैकडेट में एक आदेश पारित किया गया कि अमुक समय पर अमुक जगह पर आपको पहुंचना है। 9 अगस्त को 5:30 बजे सुबह क्यों? ताकि अगर पुलिस आगे चलकर, सीबीआई आगे चलकर मोबाइल ट्रेस करे, मोबाइल का नेटवर्क ट्रेस करे कि कहां पर था, तो उसके लिए इनके पास इस पत्र के रूप में एक कॉपी हो जिसको दिखा सके कि ऐसा हो गया कि जहां घटना हुई। आपको भूलना नहीं चाहिए कि सुबह ही घटना हुई है। इसकी घटना है 9 अगस्त की, जो आधी रात बीतने के बाद की जो तारीख 9 अगस्त लगी उस दिन की घटना है, और उसके जस्ट 2 घंटे के आगे पीछे उनके मोबाइल के सिग्नल्स यहाँ पर प्लांट कर दिए गए इस आदेश को रिवाइज करके, जिससे यह सिद्ध होता है कि जानबूझकर के कुछ लोगों की बचाने की कोशिश की गई थी। और अगर ऐसा नहीं था तो अभी तक पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसका खंडन क्यों जारी नहीं किया? लेकिन इसको लेकर के पश्चिम बंगाल पुलिस का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, और जो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जाकर के जुड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की खुद मुखिया हैं वो। तो मिलते हैं और जानकारी के साथ देखते रहिए सोनित वाइस ज्ञान। डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखे।